गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और पिछली सारी क्लासेस आप देखे होंगे। चूँकि मित्रों अभी तक हम लोग इतिहास के अध्ययन क्रम में सबसे पहले इतिहास का परिचय लिए थे, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में हम लोग सिंधु सभ्यता और फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता की बात किए थे। मित्रों इसी सीरीज़ में आज के क्लास में हम लोग इसके बाद प्राचीन भारत इतिहास के नेक्स्ट सीरीज़ में बात करेंगे कि कैसे आर्थिक राजनीतिक परिवेश के कारण शासन व्यवस्था बदल जाता है और किस तरह से एक बृहत पैमाने पे राजतंत्रात्मक शासन आ जाती है। और हम देखेंगे कि इसी क्रम में एक बड़ा सा महाजनपद का उदय होता है और फिर हम लोग वहाँ से इतिहास का अध्ययन यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन वंश और उसके क्रम में देखेंगे। तो मित्रों ये चीज़ समझने की है, क्योंकि हमने जो पिछले कुछ क्लास में आपको बताया बहुत ही बारीक समझ कॉन्सेप्चुअल चीज़ था कि जैसे कैसे सबसे पहले कांसा का प्रयोग होता है, फिर हम देखते हैं कि तांबे का प्रयोग होता है और फिर हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग होता है। तो वहीं दूसरे तरफ देख रहे होते हैं कि कैसे नगरीय सभ्यता होती है, फिर ग्रामीण सभ्यता होता है और फिर वो नगरीय सभ्यता की तरफ उद्योग के तरफ वाणिज्य के तरफ बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसके पैरेलल में ही कैसे परिवर्तन हो रहा होता है भारतीय जनमानस में, उनकी कैसे लौकिक से अलौकिक के तरफ और धर्म वर्चस्वशाली होने लगती है। लोग धर्म में विश्वास करने लगते हैं और पाखंड व्यवस्था जिसको आज हम लोग कहते हैं यानी अंधविश्वास में वो ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। और फिर हम लोग इसी क्रम में जब कभी देखेंगे कि कई धर्म का उदय होता है, जिसमें से महात्मा बुद्ध जैसे दार्शनिक और जैन धर्म जैसे धर्म का नाम देखेंगे। तो मित्रों आइए आज का क्लास हम लोग देखेंगे कि भारत में 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जहाँ से साक्ष्य प्रमाण प्राप्त होता है कि वो मगध है, और मगध से कैसे मगध का उत्कर्ष होता है और मगध से कैसे हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे संपूर्ण भारत का इतिहास अध्ययन क्रम में पढ़ लेते हैं। तो मित्रों बहुत सहज और बहुत आसानी पूर्वक हम लोग इतिहास को समझते जा रहे हैं। उम्मीद है अगर आप पिछला सारा क्लास देखे होंगे तो फिर आप इतिहास को बहुत ही आसान सब्जेक्ट मानने लगेंगे और आपकी समझ बहुत विस्तृत हो जाएगी। क्योंकि आपको जो हम वाइट बोर्ड पे लिख के देते हैं ये बिल्कुल फैक्ट होता है, लेकिन जो हम बोल रहे होते हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है। तो आप इस दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर खुद में उतार लेते हैं, समझ लेते हैं, तो गारंटी है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप एकदम सही मार्क्स और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार रहें। तो आइए मित्रों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध महाजनपद का उद्भव हुआ, उत्कर्ष हुआ, आया। तो हम लोग देखे हैं पिछले क्लास में कि भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण धर्म वर्चस्वशाली हो जाती है और 600 ईस्वी के बाद लोहे के कारण वाणिज्य व्यवस्था में अधिशेष आने लगता है, कृषि से अधिशेष आने लगता है, लोग उद्योग करने लगते हैं। परिणामतः वो जोग्राफिकल कारण, वो परिवेश, वो जनमानस का आवाज़ जो धीरे धीरे कुछ ऐसे जगह जहाँ एक अच्छा और विस्तृत साम्राज्य का उद्भव कर देता है। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग देखेंगे मगध महाजनपद। चूँकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं
कि जैन और बौद्ध धर्म के कुछ निकायों से हम लोग देखते हैं कि प्रमाण मिला है 16 महाजनपद। कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद। ये सब हम लोग पिछले कक्षा में देख चुके हैं। यदि आप पिछले कक्षा नहीं देखे हैं तो पिछली कक्षा जाकर देखें, फिर ये कक्षा देखेंगे, बिल्कुल आपको इतिहास सही समझ में आने लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद में सबसे जो बड़ा महाजनपद है उसका उत्कर्ष होता है, वो है मगध। कौन है? मगध। सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? मगध। और मगध सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में से है। सबसे क्या है? शक्तिशाली महाजनपद में से है। फिर हम लोग देखते हैं मित्रों कि कैसे ये महाजनपद सबसे बृहत और सबसे शक्तिशाली होने के साथ सबसे समृद्ध भी हो जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? वृद्धरथ। इसके संस्थापक कौन थे? वृद्धरथ। वसु के पुत्र, हम लोग देखेंगे कुछ देर में कि वसु कौन थे। तो वसु के पुत्र वृद्धरथ मगध साम्राज्य के संस्थापक होते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं मुख्य कारण आर्थिक है। लोहे का आविष्कार हो चुका होता है, जिससे वाणिज्य व्यवस्था समृद्ध होने लगती है। राजनीतिक है, क्योंकि अब राज करने के लिए एक समृद्ध साम्राज्य बन चुका होता है, तो कहीं ना कहीं एक शासक वर्ग का उदय हो रहा होता है। और भौगोलिक भी है, क्योंकि जो मगध क्षेत्र है हम लोग देखेंगे कुछ अगले क्लास में या फिर आगे के कॉन्सेप्ट में कि जो महाजनपद है ये जहाँ भी बना, इनकी जहाँ भी राजधानी थी, ज्योग्राफिकली भौगोलिक क्षेत्र के रूप में ये समृद्ध थे। वहाँ जीवन यापन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो संपूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थे। यही कारण है कि ये क्षेत्र समृद्ध होने लगा। और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी देखेंगे तो नदियाँ पास में थी और उससे संबंधित कुछ आवश्यक जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ उपलब्ध थी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मगध ही जो है सर्वशक्तिशाली क्यों था? तो इसका कारण था आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति। फिर हम लोग बात करते हैं इसके संस्थापक कौन हैं, तो देख चुके हैं वृद्धरथ हैं। वृद्धरथ कौन हैं? तो वसु के पुत्र हैं। चूँकि पुराण के आधार पे, पुराण और महाभारत का नाम तो आप सुने ही होंगे, तो पुराण के आधार पे वसु को अगर यहाँ पे नोट में आपके लिए लिख दिए हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे कि वसु के पुत्र थे वृद्धरथ। वसु एक नाम मिलता है पुराण से, जिनके पुत्र थे वृद्धरथ, और वृद्धरथ के पुत्र थे जरासंध। कौन थे? वृद्धरथ के पुत्र जरासंध। जरासंध को भीम ने मार दिया। आप भीम, नकुल, सहदेव का नाम सुने होंगे, तो आप देखेंगे इतिहास में कि जरासंध को किसने मार दिया था? भीम ने मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है? रिपुंजय। कौन बनता है? रिपुंजय। ये इतिहास बताता है मित्रों, खुद से नहीं बता रहे हम। तो देखते हैं वसु का पुत्र है वृद्धरथ, वृद्धरथ का पुत्र है जरासंध। जरासंध को भीम ने मार दिया था। और हम देखते हैं इसके बाद शासक होते हैं कौन? रिपुंजय। कहाँ के शासक? मगध के शासक। तो कौन शासक होते हैं? रिपुंजय। और रिपुंजय की हत्या उसके मंत्री, कौन? उसका मंत्री पुलिक कर देता है। कौन कर देता है उसका हत्या? पुलिक। और पुलिक के पुत्र होते हैं बिंबिसार। यहाँ से हम लोग भारतीय इतिहास को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो हम लोग देखेंगे पुलिक के जो मंत्री पुलिक है उनके पुत्र हैं बिंबिसार, और बिंबिसार ही है जो मगध में एक अस्थाई और समृद्ध वंश की स्थापना करते, जिसका नाम है हर्यक वंश। क्या नाम है? हर्यक वंश। और अधिकांश सोर्स में हर्यक वंश से ही भारतीय इतिहास को प्रारंभ किया जाता है। तो मित्रों, अभी तक का जो आप इतिहास देखे हैं प्राग पाषाण काल से, यानी प्राग ऐतिहासिक काल से, पाषाण काल से कैसे सिंधु सभ्यता, और फिर हम देखते हैं कि कैसे वैदिक समय आता है, और फिर हम लोग देते हैं कि इसी समय धर्म बलशाली होता है और वर्ण व्यवस्था आती है,
और वर्ण व्यवस्था के कारण संघर्ष शुरू होता है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य व्यवस्था आती है। राज्य व्यवस्था यानी राज्यतंत्र, राज्य व्यवस्था आती है। और कैसे राज्य व्यवस्था के कारण जो अधिशेष है वो बचने लगता है, और अधिशेष के कारण मित्रों देखेंगे हम लोग कि कैसे अधिशेष के कारण वाणिज्य व्यवस्था समृद्ध होने लगती है। क्या? तो वाणिज्य यानी व्यापार, वाणिज्य व्यापार, बिजनेस बढ़ने लगता है। और बिजनेस बढ़ता है तो देखेंगे कि कैसे टैक्स अनिवार्य हो जाता है, और टैक्स का कारण होता है कि अलग अलग क्षेत्र ज्योग्राफिकल कारण से कुछ क्षेत्र डेवलप हो जाता है। और डेवलप्ड जो क्षेत्र है उसमें सबसे जो डेवलप क्षेत्र है उस पूरे जगह को हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं। उसका जो संख्या है इतिहास में मुझे प्रमाण जो मिला है बौद्ध और जैन धर्म से 16 है। कितना है? 16। इसमें जो सबसे शक्तिशाली है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग उसमें जानते हैं किस नाम से? मगध नाम से। और इसी मगध का जो संस्थापक है उसे हम लोग देखेंगे किस नाम से? बृहद्रथ से। बृहद्रथ का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मित्रों ये पुराण से प्राप्त होता है। और पुराण में देखते हैं कि कैसे वसु का जो एक पुत्र है वृहद्रथ के बाद जरासंध उसका पुत्र, और इसकी मृत्यु के बाद रिपुंजय शासक होता है। और रिपुंजय को मार करके उसका मंत्री पुलिक अपने पुत्र को उस शासन पर स्थापित कर देता है और एक वंश का स्थापना हो जाता है। और यहाँ से भारतीय इतिहास वंश और उसके क्रम में आगे बढ़ने लगता है। और हम लोग यहाँ से आगे के इतिहास को अब देखेंगे। तो इसका मुख्य कारण है क्या है? तो आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक। तो इस तरह से भारतीय इतिहास प्रारंभ होगा। सबसे पहला जो वंश है वो कौन सा वंश आएगा? तो हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। कौन सा वंश आएगा मित्रों? तो हर्यक वंश। कौन सा वंश आएगा मित्रों? हर्यक वंश। तो इस तरह से हम लोग हर्यक वंश से प्रारंभ करेंगे। तो अब मगध कहाँ है? आज के समय में मगध कहाँ है? तो बिहार का जो क्षेत्र है इसी में मगध आता है। आप देखेंगे बिहार का जो क्षेत्र है इसी में एक जो क्षेत्र है यहाँ पे मगध दिखता है। तो हम लोग बात करेंगे मगध का कि भारतीय इतिहास में मगध का जो राजवंश है कहाँ से प्रारंभ होता है। लेकिन मित्रों इससे पहले ये आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग एक नोट्स बना रहे होंगे। तो मित्रों जो मगध का उत्कर्ष होता है उस समय से लेकर के और उसकी जो शासक है उसको याद रखने का, और उनका जो वंश है उसको याद रखने के लिए अभी से बार बार एक वर्ड हम बोलेंगे, उसको अगर बार बार आप देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे ये सबसे पहले कौन वंश है? हर्यक वंश, जिसकी बात हम लोग आज करेंगे। कौन सी वंश? हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और इसका समय काल क्या होगा? 544 से 412 तक, 544 से 412 ईसा पूर्व BC तक। ठीक है। तो आप देखेंगे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आएगा, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा, नंद वंश के बाद मौर्य वंश आएगा, और फिर आगे के क्रम में देखेंगे कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आएगा, फिर हम देखेंगे नंद वंश महापद्मनंद आएगा। तो इस तरह से अलग अलग वंश आएगा। इसे याद करने के लिए एक छोटा सा लाइन है जो मैंने बनाया है। यदि आप इसे बार बार देखेंगे और मेमोराइज करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। याद रखिए, और इसे हम बाद में सेंटेंस के रूप में बढ़ाते जाएंगे। तो याद रखिएगा मित्रों, हसन, हसन एक शब्द है हसन, फिर आगे इसका लगाएंगे मौर्य, हसन, फिर लगाएंगे मौर्य, फिर लगाएंगे शुंगा, फिर आगे लिखेंगे कान से, फिर लिखेंगे कितना बार? 7 बार। जैसे जैसे इतिहास को आगे की तरफ पढ़ाते जाएंगे ये सेंटेंस बढ़ते जाएगा, और गारंटी है कि आपको पूरा इतिहास याद हो जाएगा। मित्र आप देखिए यहाँ पर
चूंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस आप बार बार जब क्लास देखेंगे और पढ़ेंगे, एक लाइन में आप इसे इतिहास के बुक में या नोट्स में कहीं भी लिख लीजिएगा तो बाद में आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और 1 नंबर प्रीलिम्स में तो ऐसे ही याद रहेगा और मेंस में आसानी पूर्वक आप लिख पाएंगे। ह से हर्यक वंश, जो आज हम लोग पढ़ेंगे 544 से 412 बीसी के समय काल को। श से शिशुनाग वंश, हम लोग देखेंगे हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश है, शिशुनाग वंश। फिर हम लोग ना से देखेंगे कौन, नंद वंश। कौन है, नंद वंश। तो हम लोग देख रहे हैं हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। एग्ज़ाम में जब आवश्यकता होती है, सामने ऑप्शन आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं और वहाँ गलती कर देते हैं। तो आप इस तरह के कुछ कुछ शब्द सेंटेंस बना सकते हैं खुद से, या फिर जो हम बता रहे हैं उसको भी आप याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक इतिहास पढ़ेंगे, ये लाइन यहाँ तक आ जाएगा जब पूरा आपको लिख के देंगे। लेकिन नहीं मित्रों, थोड़ा थोड़ा करके लिख के देंगे, लास्ट में एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा जो पूरे इतिहास को बता देगा। तो हसन यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश के बाद इतिहास में हम लोग देखेंगे तो कौन सा वंश है, मौर्य वंश। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मौर्य, हसन मौर्य। शुंगा, शुंगने का मतलब जो शुंघते हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे कि शुंग वंश आएगा, अगले क्लास में देखेंगे। फिर देखेंगे कण्व वंश आएगा, फिर देखेंगे शातवाहन वंश आएगा। इसके बाद भी है, लंबा चौड़ा है, लेकिन आज के लिए आपको सिर्फ याद रखना है हसन मौर्य शुंगा, बस यहाँ तक। धीरे 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 धीरे। अच्छा, इससे संबंधित मित्रों एक और चीज कि कौन कौन शासक थे, ये तो वंश है, कौन कौन शासक थे इसके लिए भी छोटा छोटा सेंटेंस आपको हम बना के दिया करेंगे। जैसे आज के लिए अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। उसके बाद हम लोग हर्यक वंश में नेक्स्ट शासक कौन पढ़ेंगे, अजातशत्रु। फिर इसके बाद हम लोग कौन से शासक को पढ़ेंगे, उदयीन। और ये मुख्य नहीं है, जहां से क्वेश्चन कम आता है या नहीं आता है, मान लो कि नहीं आता है, उस पर मेरा फोकस नहीं होगा। हाँ, आपको उसका कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित कुछ विवरण या इतिहास में उससे हुआ कुछ परिवर्तन जरूर समझाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो बताएंगे भी। तो मित्रों, इसके लिए भी एक सेंटेंस बना रखे हैं। पूरे इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उस तरह से ये सेंटेंस भी आपको बढ़ेगा और एक सिस्टमेटिक सेंटेंस दिखेगा। चूंकि इसका मीनिंग नहीं है, बार बार पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले इसके लिए क्या आप याद रखेंगे, तब बियाऊ एक शब्द है, बी आ उ, बियाऊ, बियाऊ। शकान, शकान, चब अब। अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मित्रों एग्जाम में सही करने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है और बार बार देखने से भी याद हो जाता है। और कहीं कन्फ्यूजन हो तो इन सब चीज़ों से वो कन्फ्यूजन ठीक हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे बी से बिंबिसार, अ से अजातशत्रु, उ से उदयीन, श से शिशुनाग। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज का जो चैप्टर है, आज का जो क्लास है वो बियाऊ पर है, यानी बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयीन तक सीमित है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वंश का जो क्रम है वो बढ़ेगा और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये शासक का क्रम है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो मित्रों इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा इतिहास में। चलिए अब हम लोग आते हैं सबसे पहले हर्यक वंश का जो समय काल है 544 से 400 कितना तक, 12 तक, 412 तक, 544 से 412 तक का वह इतिहास जो भारतीय इतिहास का प्रारंभ है। तो यहाँ से हम लोग भारतीय इतिहास का सिस्टमेटिक प्रारंभ है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना 544 बीसी में बिंबिसार के द्वारा कर दी जाती है। बिंबिसार कौन है, तो मित्रों आपको पहले ही बता चुके हैं कि वसु का पुत्र। कहाँ से ये प्रमाण प्राप्त हुआ है, पुराणों से, पुराण और महाभारत से। तो वसु का पुत्र बृहद्रथ है, बृहद्रथ का पुत्र जरासंध है, जरासंध की मारा जाता है। मारने के बाद एक शासक बनता है रिपुंजय, रिपुंजय का मंत्री है पुलिक, पुलिक का पुत्र है
बिंबिसार यही हर्यक वंश, मगध में हर्यक वंश का स्थापक होता है। तो हम लोग देखेंगे हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है मित्रों, बिंबिसार। उसके बाद देखते हैं कि बिंबिसार हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृहर्ता वंश, मतलब अपने पिता को मार करके, अपने पिता को मार करके जब शासक अपना शासन चलाने लगता है तो उसको पितृहर्ता वंश कहते हैं। तो पितृहर्ता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। आगे देखेंगे कैसे बिंबिसार का पुत्र ही अजातशत्रु बिंबिसार को मार देगा और शासक बन जाएगा। इसकी राजधानी बिंबिसार ने हर्यक वंश की राजधानी यानी मगध की राजधानी अपने पिता के नाम पे वसुमती रखा था। क्या रखा था, वसुमती। क्योंकि आप देखेंगे कि इनके पिता का नाम वसु है, यानी इनके कुलीन पिता का नाम क्या है, वसु है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा था, इस राजधानी का नाम वसुमती रखा था। वसुमती, जिसे गिरिवज भी कहते हैं, गिरिवज भी कहते हैं, या इसे राजगृह भी कहते हैं, या इसे आज के समय में राजगीर भी कहते हैं, जो बिहार का सबसे साक्षर जिला है। बिहार का सबसे साक्षर जिला है और दक्षिण बिहार में आता है। जब आप देखेंगे बिहार का मैप, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे किनारा वाला जगह है, यहाँ पे आपको राजगीर दिखिएगा, और यही राजगीर बिंबिसार का राजधानी हुआ करता था, हर्यक वंश का मगध का राजधानी हुआ करता था। देखेंगे राजधानी कैसे लोग आएंगे, शिशुनाग आएंगे, फिर वैशाली ले जाएंगे, और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उदयन आते हैं, उदयन आते हैं और फिर इसको पटना ले जाते हैं। राजधानी चेंज होते रहेगा। तो हम लोग देखते हैं इस समय राजवैद्य, एक की पॉइंट है कि बिंबिसार के समय, इस समय का मतलब कौन है, बिंबिसार है। इस समय बिंबिसार से संबंधित बात किया जा रहा है मित्रों। तो बिंबिसार के समय राजवैद्य जीवक, किसको याद रखिएगा, हर एक लाइन से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो बिंबिसार के समय राजवैद्य मतलब आज का डॉक्टर, जो मतलब उस शासन पद्धति के लिए जो राजा का जो डॉक्टर होता था उसे राजवैद्य कहते थे। वैद्य वो शब्द है जिसे आज डॉक्टर कहते हैं। तो राजवैद्य जीवक को बुद्ध, महात्मा बुद्ध के इलाज के लिए जब वो बीमार हो गए थे तो भेजा गया था। और एक और अवंती के राजा प्रदोत, कहाँ के राजा, प्रदोत, याद रखिएगा, दो लोगों के लिए बुद्ध और अवंती के राजा। अवंती शब्द से हम लोग वाकिफ हैं, इससे पहले 16 महाजनपद वाला क्लास में देखे हैं। तो देखेंगे जीवक को कहाँ भेजा गया था, बुद्ध के इलाज के लिए, और अवंती के राजा प्रदोत की सेवा में भेजा गया था। अवंती के राजा प्रदोत की सेवा में भेजा गया था। कौन भेजा था, बिंबिसार भेजा था। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन होता है कि किसकी सेवा के लिए जीवक को भेजा गया था, जीवक किस चीज़ से संबंधित हैं, या इन्हें किसने भेजा था, या ये किस वंश से संबंधित है। सारा क्वेश्चन आपको PYQ में अलग अलग एग्ज़ाम में, PCS लेवल के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं SSC में भी मिल जाएगा और रेलवे में भी मिल जाएगा। मित्रों, अब इसके बाद बिंबिसार से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस समय से ही एक पद्धति प्रारंभ होती है जिसमें देखते हैं कि बिंबिसार ने कौशल की महाकोशला यानी कौशल जो राजधानी है, कौशल जो क्षेत्र है, वहाँ की महारानी की बेटी जो महाकोशला थी, वो वैशाली की चेलना, वैशाली जो देखे हैं लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली जो है, वो जो सबसे पहला गणराज्य, वहाँ की चेलना एवं भद्र के छेप्रा से वैवाहिक संबंध बिंबिसार कर लेता है। वैवाहिक संबंध कई कारणों से किया जाते थे। जब कोई शासक किसी क्षेत्र को जीत लेता था, या अपनी शक्ति को मजबूत करना होता था, या इसका कई उद्देश्य होता था, तो हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार किस से, तो कौशल के महाकोशला, वैशाली के चेलना, भद्र के छेप्रा से क्या कहते हैं, वैवाहिक संबंध, यानी उनसे शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस तरह से हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार से संबंधित लगभग 4-5 क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तो हर्यक वंश को ही पितृहर्ता वंश कहते हैं।
और बिंबिसार से संबंधित की राजधानी कौन था, तो देखेंगे राजगिरी या वसुमती गिरिवज या राजगीर जिसे आज कहते हैं। किसने जीवक को भेजा था, बुद्ध या अवंती के राजा प्रद्योत के यहाँ, तो बिंबिसार ने भेजा था। और वैवाहिक संबंध किस किस से था, तो महाकोसला से था, चेलना से था और किससे था, छेपा से था। ठीक है, क्लियर मित्रों। चलो अब हम लोग हर्यवंश के सेकेंड वंशावली में आ जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि बिंबिसार के पुत्र कौन होते हैं, अजातशत्रु। इसे कुनिक भी कहा जाता है। कुनिक क्यों कहा जाता है, अपने पिता को मार करके शासन स्थापित करना कुनिक कहलाता है, इसी कारण इसे पितृहत वंश भी कहे हैं हम लोग। तो देखेंगे इसका समय काल क्या है, 492 से 460। मित्रों हम प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर अभी तक के समय में जो क्रोनोलॉजी है वो बताते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको। तो अजातशत्रु या कुनिक, अजातशत्रु से संबंधित क्या क्या की पॉइंट है इसे आप देखिए। तो 492 ईस्वी में ये क्या बनता है, शासक बनता है। कैसे बनता है, तो पिता का हत्या करके। इनके पिता कौन हैं, बिंबिसार हैं। अजातशत्रु के पिता कौन हैं, बिंबिसार हैं। ठीक है, देखेंगे ये इम्पोर्टेंट कुछ किए क्या इस समय, तो हाँ अजातशत्रु क्या किए थे, तो वैशाली जहाँ से इनका शादी हुआ था बिंबिसार से, हम लोग देखते हैं कि वैशाली की चेलना से जो शादी किए थे, और काशी को अजातशत्रु जीत लेते हैं, मतलब अपने राज्य में मिला लेते हैं, उस क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लेते हैं जीत करके। फिर हम लोग बात करते हैं कि इनके समय कुछ और की पॉइंट था जो परीक्षा से संबंधित है। तो हाँ मित्रों, की पॉइंट है, इनके समय में ही हम लोग देखेंगे कि कैसे, इनके समय में ही हम लोग देखेंगे कि कैसे बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। हम लोग देखेंगे कि बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और भगवान महाबुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम में आता है, लेकिन इन सब चीज़ों को बुद्ध के जो हम लोग स्पेशल बुद्ध को पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इस समय महान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसके पश्चात बौद्ध धर्म को संगठित करने के लिए एक संगोष्ठी यानी एक बैठक बुलाया जाता है, एक संगोष्ठी बुलाया जाता है जिसे प्रथम संगोष्ठी के नाम से जानते हैं। और ये कब बुलाया जाता है, 483 ईसा पूर्व। कब बुलाया जाता है मित्रों, प्रथम संगोष्ठी 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन हैं, महाकश्यप। और ये कहाँ होता है, तो राजगिरी, वही राजधानी, उस समय राजधानी देख चुके हैं हम लोग कि राजधानी कौन है, राजगिरी, वसुमती, गिरिवज या राजगीर। तो हम लोग देखेंगे कि अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगोष्ठी होता है। मित्रों इसके बाद हम लोग तीसरा शासक को पढ़ेंगे हर्यक वंश का, जिसका नाम है उदयन। ठीक है, चूंकि इसे उदयन के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय काल क्या है मित्रों, तो 460 से 444 बीसी ईसा पूर्व। ये भी जैसे हर्यक वंश में बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु शासक बना है, उसी तरह से अजातशत्रु को मार करके उदयन शासक बनेगा। इसको उदयन भी बोलते हैं। और ये कब बनेंगे, 460 में, और कब तक रहेंगे, 444 तक। ठीक है, इसीलिए इनको भी पितृहर्ता वंश के नाम से जाना जाता है, शासक के नाम से। और इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बीपीएससी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, राजधानी किसने बनाया, पटना की स्थापना किसने की। तो आप याद रखिए यही उदयन है जो पाटलिपुत्र की स्थापना करते हैं और उनको क्या बनाते हैं, सबसे पहले राजधानी बनाते हैं। ठीक है, सोन, गंगा और गंडक के जो मिलन स्थान है उसी किनारे पे
पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था मित्रों? उदयन ने। तो याद रखना है, इससे एक की पॉइंट है, बहुत बार आ चुका है, बार बार आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप PYQ उठाते हैं तब। तो हम लोग देखें हर्यक वंश में सबसे पहले बिंबिसार शासक, फिर उसके बाद देखेंगे उसका पुत्र अजातशत्रु, और फिर हम लोग देखेंगे उदयन। अब हम लोग आ चुके हैं 444 तक, 544 से 444 तक आ चुके हैं, मतलब कि हम लोग 100 साल तक के शासन व्यवस्था को देख चुके हैं। और ये शासन व्यवस्था कब तक है? तो 412 तक है। मतलब कि हर्यक वंश कब से कब तक है? तो 544 से 412 तक। मित्रों अगर आप ऐसे याद रखोगे, ऐसे समझ के चलोगे तो इतिहास आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि उदयन के बाद हर्यक वंश में शासक कौन हुआ? तो अनिरुद्ध हुआ। उनका पुत्र कौन था? अनिरुद्ध है। फिर इनका पुत्र कौन था? मुंडक। फिर इनका पुत्र कौन था? नागदशक। और नागदशक ही हर्यक वंश का अंतिम शासक साबित होता है, जिसे मार करके शिशुनाग, हम लोग देखेंगे आगे कि शिशुनाग वंश की स्थापना कर देते हैं। तो इस तरह से मित्रों आज के क्लास में हमने देखा कि कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में वंश की स्थापना होती है, और एक महाजनपद में, समृद्ध महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध में एक वंश की स्थापना होती है, हर्यक वंश। और कैसे हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश में बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक होते होते 544 से 412 ईसा पूर्व तक के इतिहास को देख लेते हैं। याद रखिएगा, जो और जितना बताए हैं इससे ज़्यादा की आवश्यकता आपके एग्ज़ाम में तो कम से कम नहीं होगी, चाहे एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का हो। मित्रों आप याद रखिए, पढ़ते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और एक और चीज़ जो यहाँ आपको बताया गया है, हसन, मौर्य, शुंगा, कान से 7 बार प्रयास कीजिए बार बार देखने का, और ये लाइन आगे बढ़ते जाएगा। 2-4 लाइन में पूरे इतिहास के क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे। उसी तरह से बियऊ, शकान, चौब, अब आगे भी ये लाइन बढ़ते जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, ये आप एक अलग पेज में लिख लेंगे और बार बार देखेंगे। तो चलो मित्रों, उम्मीद है कि आपको इतिहास क्लास की यह सीरीज़ पसंद आ रहा होगा और आपको इससे फ़ायदा लग रहा होगा, इतिहास की समझ आपकी बढ़ रही होगी और परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। यदि आप प्रारंभिक क्लास से अभी तक देखे होंगे तब, हाँ ये मानते हैं कि इस बोर्ड पे पढ़ने में थोड़ी असहजता होती होगी, आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन एग्ज़ाम रिजल्ट देखती है और ये रिज़ल्ट पढ़ाई से आती है, और वास्तविक जो पढ़ाई है वो यही है मित्रों। चूँकि आप कहीं भी पढ़े तो पास करेंगे ही, लेकिन सही चीज़ पढ़ना और सही दिशा में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो मित्रों, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, ओके एंड थैंक यू मित्रों।